मेरी बीवी अपनी बेवा बहन को घर ले आई। उसका शोहर फोत हो चुका था और वो मेरी बीवी से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन बीवी बाजार गई तो मैंने साली की इज्जत लूट ली और उसे धमकी दी कि उसने ये बात किसी को बताई तो मैं उसकी जान ले लूंगा। वो डर से चुप हो गई, लेकिन कुछ माह बाद वो हामला हुई तो सब उसे बदकार कहने लगे। यहाँ तक कि मेरी बीवी ने उसे घर से निकाल दिया, मगर वो जाते वक्त एक सफेद लिफाफा मुझे दे गई। मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि चलो मेरी जान छूट गई, लेकिन जैसे ही वो लिफाफा खोला तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरी बीवी माहीन अपनी बहन को दिलासा दे रही थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। जब मेरी बीवी ने उसे अपने सीने से लगाया तो वो बोली, बाजी मैं क्या करूं, शादी के दूसरे साल ही मैं बेवा हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। माहीन ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, हम सब हैं न तुम्हारे साथ, बस तुम हिम्मत रखो। मैंने ये सब सुनकर गहरी सांस ली और मैयत से नजर हटाकर अपनी साली को देखने लगा। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मेरे कदम बार बार उसकी तरफ उठते, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेता। मैंने बर्तन उठाया और मैं मन्नों को पानी बांटने लगा, लेकिन हर बार मेरी निगाह माहिरा के चेहरे पर जाकर रुक जाती। वो कभी अपना सर थाम लेती तो कभी जमीन पर हाथ मारकर कहती, ए अल्लाह, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया है। अचानक उसी वक्त बाहर से आवाज आई, सब तैयार हो जाओ, जनाजा उठाने का वक्त आ गया है। ये सब सुनकर माहिरा मजीद रोने लगी और कहा, नहीं, मैं मैयत को कहीं नहीं जाने दूंगी, मेरे शोहर को मुझसे दूर मत करो। मैंने दिल में सोचा, ये मंजर वाकई कितना कर्मनाक होता है, लेकिन माहिरा के आंसुओं में भी गजब की कशिश थी। मैं बार बार उसके चेहरे को देखता। मैं एक साइड पर खड़ा हो गया और मुझे अपनी शादी के वो दिन याद आ गए जब मैंने सबके सामने माहीन का हाथ थामा था और पहली बार उसे अपने करीब पाया था। मैंने दिल ही दिल में कहा था, शुएब तो दुनिया का सबसे खुश नसीब मर्द है, देख तो सही तेरे सामने कैसी हसीन लड़की बैठी है। जब कमरे में पहली बार उसे देखा था तो वो सुर्ख लिबास में इतनी दिलकश लग रही थी कि मेरी नजरें उस पर जमकर रह गई थीं। मैंने मुस्कुराकर कहा था, माहीन, यकीन करो, मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, तुम जैसी बीवी मेरे नसीब में आ गई। वो हल्की सी शर्माई और बोली, शुएब, ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। मैंने उसके हाथ दबाकर कहा, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो मुस्कुराई और बोली, तो फिर वादा करो कि मुझे कभी उदास नहीं करोगे। मैंने फौरन कहा, वादा है, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारे हर आंसू को अपनी खुशी से बदल दूंगा। वो सर झुकाए हाँ में सर हिलाती रही और मैंने उसके माथे पर पहली बार लब रखे तो यूं लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हैं। उसके बाद जब मैंने उसे अपनी कुर्बतों में समेटा, हर पल मुझे ये एहसास होता था कि मैंने अपनी चाहत को पा लिया है। मैंने एक रात उससे कहा था, माहीन, तुम जानती हो मैंने कितने ख्वाब देखे थे किसी हसीन दुल्हन के लिए, मगर जो हुस्न तुम में पाया है वो किसी में नहीं। वो हंसते हुए बोली, शुएब, तुम बस तारीफ करना जानते हो। मैंने जवाब दिया, ये हकीकत है, तुम मेरी किस्मत का सबसे कीमती तोहफा हो। फिर वो हर रात मेरी बाहों में सिमट जाती और कहती, शुएब, मुझे डर लगता है कि ये खुशियाँ कहीं छिन न जाएं। मैं उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता, कुछ नहीं छिन सकता। यूं हमारी जिंदगी के कुछ साल गुजरे। हर दिन मैंने उसके साथ मोहब्बत का एक नया रंग देखा। वो मेरी सुबह की पहली रोशनी थी और रात की आखिरी दुआ। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने रुख बदला। मेरी चाहत में वो पहली शिद्दत बाकी ना रही। मैंने कई बार खुद से कहा, शुएब, क्या हो गया है तुम्हें? जिस औरत के लिए घर वालों से लड़े थे, जिसके लिए दुनिया की मुखालफत मोल ली थी, आज उसी की कुर्बत तुम्हें पुरानी लगने लगी है। एक दिन मैंने अपने दोस्त को कहा था, यार, मेरी बीवी इतनी हसीन है कि लगता है मैंने दुनिया को जीत लिया है। वो हंसकर बोला था, हुस्न वक्त के साथ मामूली लगने लगता है, तुम देखना, तुम भी एक दिन यही कहोगे। मैंने बड़े गरूर से कहा था, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। और मुझे लगता था जैसे वो सच साबित हो गए हैं। मैंने कई बार माहीन को देखा जब वो बच्चों में मसरूफ रहती या किचन में खड़ी रोटियां पकाती तो मेरे दिल में ये ख्याल आता कि ये वही लड़की है जो कभी मेरे दिल की धड़कन थी और अब वो बस एक बीवी और 2 बच्चों की माँ रह गई है। एक रात मैंने उससे कहा, माहीन, तुम्हें याद है शादी के दिन तुम कितनी हसीन लग रही थी? वो मुस्कुराकर बोली, और अब नहीं लगती। मैंने बात बदलते हुए कहा, नहीं, मेरा मतलब है वक्त कैसे बदल जाता है।
वो संजीदा होकर बोली, शुएब मोहब्बत के लिए हुस्न नहीं दिल चाहिए। अगर दिल में मोहब्बत है तो हुस्न कभी पुराना नहीं होता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश हो गया, मगर अंदर ही अंदर सोचता रहा कि वाकई हुस्न मेरा कमजोर पहलू है। मेरी फितरत ही ऐसी है कि नई चीज मेरी तवज्जो खींच लेती है। एक दिन माहीन बोली, शुएब कभी कभी मुझे डर लगता है तुम्हारे दिल की बेचैनी तुम्हें कहीं और ना खींच ले। मैंने हंसते हुए कहा, पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर मैं जानता था मेरे दिल की कैफियत कुछ और थी। मैंने कई बार खुद को समझाया था कि ये मेरा वहम है, मगर जब भी मैं अपनी फितरत पर नजर डालता तो लगता मैं वाकई एक हुस्न परस्त आदमी हूँ और हुस्न की चाहत मेरे खून में रची बसी है। मेरे माजी के वो दिन भी याद थे जब मैंने अपनी जवानी में हर नए चेहरे पर नजर डाली। हर बार किसी नए सरापे को देखकर दिल बहक जाता। मैंने कई बार दोस्तों को कहा था, यार मुझे लगता है मैं मोहब्बत नहीं करता, मैं तो बस हुस्न का पुजारी हूँ। वो हंसकर कहते थे, हाँ शुएब, तुम्हारी नजरें हमेशा नई मंजिल ढूंढती हैं। और अब जब माहीन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, इसके बावजूद दिल को सुकून नहीं था। अगरचे वो अभी भी कम हंसी नहीं थी, मगर मेरा दिल जैसे भर सा गया था। एक दिन मैंने माहीन के साथ हंसी मजाक करते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है तुमने अपने हुस्न को खो दिया है। वो नाराज होकर बोली, शुएब अगर मोहब्बत सिर्फ हुस्न से है तो वो मोहब्बत नहीं रहती, वो तिजारत बन जाती है। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, मगर दिल में सोचता, वाकई मैं तो ताजिर ही हूँ जो हर वक्त नए हुस्न की तलाश में रहता है। इसके बावजूद मैं माहीन के साथ हंसी मजाक करता ताकि उसे कभी ये एहसास ना हो कि अब वो मेरी नजर में कम हो गई है। मगर मेरे अंदर का वो जिन जो नई चीज का तलबगार था अब जाग उठा था और मुझे अपनी ही बीवी की कुर्बत बोझ लगने लगी थी। मेरा दिमाग जाने कहां कहां भटक रहा था। अचानक मुझे अपनी पुरानी आशिकी के किस्से याद आने लगे। वो लड़कपन के दिन जब पहली बार मैंने स्कूल की लड़कियों को देखकर दिल में चाहत के बीज उगाए थे। दोस्त को मैंने कहा था, यार देखो वो लड़की कितनी हसीन है, दिल चाहता है उससे बात करूं। तो उसने हंसकर कहा था, शुएब तुम तो हर चेहरे पर फिदा हो जाते हो। और मैं शर्माते हुए कहता था, क्या करूं, मेरा दिल मानता ही नहीं। फिर कॉलेज आया तो एक नई क्लास फेलो पर दिल आ गया। उसकी आंखों की चमक मुझे पागल कर देती थी। मैंने कई बार दोस्तों से कहा था, अगर वो एक बार मेरी तरफ देख ले तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। और वो सब हंसते थे और कहते थे, शुएब तुम्हारी ये चाहते बस चंद दिन की मेहमान होती हैं। मैंने भी दिल में मान लिया था कि शायद ये सच है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही एक नई लड़की के सरापे ने मुझे दीवाना कर दिया। उस वक्त मैंने खुद को कहा था, शुएब तुम मोहब्बत नहीं करते, तुम्हें बस नए चेहरे लुभाते हैं। लेकिन इस कमजोरी पर कभी काबू न पाया। हर बार हुस्न देखते ही दिल बहकने लगता था और यही आदत मुझे अंदर से कमजोर करती गई। मैंने कई बार सोचा था कि ये सब वक्ती है, मगर जब भी कोई नया सरापा सामने आता तो दिल धड़कने लगता और अक्ल की आवाज दब जाती। और जब माहिरा सामने आई थी तो वही पुरानी कमजोरी फिर से जाग उठी थी। मैं सोच रहा था कि इंसान अपनी आदतों से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। दिल एक और नए इम्तिहान की तरफ बढ़ने को तैयार था और उसी लम्हे माहीन की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो मेरे पास आकर बोली, शुएब मैं सोच रही हूँ माहिरा को इसके ससुराल के रहमो करम पर छोड़ना ठीक नहीं होगा। अब उसका शोहर नहीं रहा, वहाँ उसके लिए कोई आसरा नहीं। मैं चाहती हूँ कि उसे अपने घर ले आऊं। मैंने फौरन मसनूई संजीदगी से कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छा फैसला है, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो जो सब रिश्तों का भरम रखना जानती हो। उसने मेरा जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, शुएब मुझे खुशी है कि तुम मेरी सोच से इत्तेफाक करते हो। तुम जानते हो बहनों के रिश्ते कैसे होते हैं और ऐसे वक्त में अगर हम उसका साथ ना दें तो वो टूट जाएगी। मैंने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब वो रोज मेरी आंखों के सामने होगी और मैं उसके करीब आने के बहाने ढूंढ सकूंगा। मैंने माहीन से कहा, तुम जैसी बीवी मिलना भी नसीब की बात है। तुमने हमेशा रिश्तों को मुकद्दम रखा है। मैं फख्र करता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। उसने मुस्कुराकर कहा, बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो। मैंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और दिल ही दिल में कहा, मगर मेरा दिल कुछ और चाहता है और ये ख्वाहिश अब रोज मेरे करीब हो गई। मैंने माहीन की तरफ देखकर कहा, अगर माहिरा हमारे साथ रहेगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा और तुम्हें भी सुकून मिलेगा। वो सर हिलाकर बोली, हाँ यही तो चाहती हूँ कि वो अकेली ना हो।
तुम देखना वक्त के साथ वो संभल जाएगी। मैंने होंठ काट कर आहिस्ता से कहा, हाँ वक्त के साथ सब संभल जाते हैं, लेकिन मेरा दिल जानता था कि वक्त के साथ मेरा जुनून और बढ़ने वाला है। अंदर से खुशी की लहर दौड़ गई कि वो अब हमारे घर आएगी। मैंने कहा, माहीन तुम्हारी ये नेकी अल्लाह जाया नहीं करेगा, और दिल ही दिल में कहा, ये नेकी मेरे लिए नया रास्ता खोलेगी। उसने मेरा हाथ दबाकर कहा, शुएब मुझे यकीन था तुम इनकार नहीं करोगे। मैंने कहा, इनकार कैसे करता, तुम्हारी बात हमेशा मेरे लिए हुक्म की तरह होती है। वो खुशी से मुस्कुराई और कहा, फिर कल ही मैं उससे बात करती हूँ और उसे अपने साथ ले आती हूँ। मैंने कहा, हाँ जरूर लाओ, और दिल ही दिल में बेचैनी बढ़ गई कि कब वो दिन आएगा जब माहिरा हमारे घर की दहलीज पर कदम रखेगी। मैंने एक लम्हे को सोचा कि मैंने अपनी बीवी को कैसे धोखे में रखा है, लेकिन फिर दिल ने कहा, ये सब बहाने हैं, असल में तो ये मेरी फितरत है जो हर बार नए हुस्न को अपनी तरफ खींचती है, और यही आदत है जो मुझे अंदर से कमजोर करती रही है। मैंने माजी को याद किया और सोचा, ये कोई नया वाकया नहीं, ये तो मेरा पुराना खेल है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब खेल मेरे अपने घर के अंदर होने वाला है, और इस हकीकत ने मेरे दिल को और भी बेकरार कर दिया था। मैंने माहिन की तरफ देखकर कहा, अल्लाह करे तुम्हारी बहन जल्द संभल जाए। वो आंखों में आंसू लिए बोली, हाँ शुएब दुआ करो वो अपने गम को भुला दे। मैंने दिल में कहा, काश मैं उसके गम को अपनी चाहत से बदल दूं। जब माहिरा हमारे घर आई तो उसकी खामोशी ने पूरे माहौल को बदल दिया था। वो सीधी कमरे में जाकर बैठ गई। वो हर वक्त स्याह चादर ओढ़े रहती। माहिन ने उससे कहा, माहिरा हम सब तुम्हारे दुख में शरीक हैं, तुम खुद को अकेली मत समझना। शाम को माहिन ने उसे बुलाया कि हमारे साथ खाना खा लो, मगर वो मध्यम आवाज में बोली, मेरा दिल नहीं है। और मैं दूर से उसकी लरजती आवाज सुन रहा था, मगर उसके चेहरे का हुस्न अब भी मेरी आंखों को बेचैन किए हुए था। मैंने माहिन को तसल्ली दी, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा, मगर हकीकत ये थी कि मैं खुद वक्त के रुक जाने की दुआ करने लगा था कि ये मंजर हर लम्हे मेरे सामने रहे। अगले दिन जब दफ्तर से वापस आया तो किचन में एक लम्हे को उससे देखा। वो पानी भर रही थी। उसकी चादर का पल्लू जरा सा हटा तो उसकी पेशानी पर पड़ी नमी की झलक ने मेरा दिल हिला दिया, मगर जैसे ही उसने मुझे देखा तो तेजी से अंदर चली गई। मैंने सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा, ये खामोशी भी एक नशा है। शाम के वक्त माहिन ने उससे कहा, माहिरा बहन तुम भी हमारे साथ बैठो, सबके साथ खाना खाओ। वो हिचकिचाहट के साथ नजरें झुकाए बैठ गई, मगर एक निवाला खाकर चुप हो गई। मैंने कहा, माहिरा अगर कुछ और पसंद हो तो बताओ, मैं बाहर से ला दूं। उसने मुख्तसर कहा, नहीं यही ठीक है। उसकी झुकी हुई नजरें और लरजती आवाज मेरे दिल को और भड़का रही थी। मैंने खुद को संभाला, लेकिन दिल के अंदर की आग बुझने की बजाय और भड़कने लगी थी। अगली सुबह वो सहन में कपड़े सुखाने लगी थी। मैं ऑफिस जाने के लिए बाहर निकला तो उससे कहा, माहिरा अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक कहना। उसने नजरें झुकाकर कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कमरे में चली गई। मैं जानता था कि मेरा हर जुमला उसे परेशान करता है, मगर फिर भी जुबान पर काबू न रहता था। दिन गुजरते गए और मैं बार बार बहाने तराशता। कभी कहता, माहिरा तुम्हारे हाथ की चाय की खुशबू तो सबसे अलग है। कभी कोई किताब लाकर कहता, ये नावल पढ़ो तुम्हें अच्छा लगेगा। और कभी यूं ही टहलते हुए कह देता, ये स्याह चादर तुम पर अच्छी लगती है। वो हर बार नजरें झुका लेती और अंदर चली जाती, लेकिन वो लम्हे मेरी रातों को जागता रखते थे। अगले दिन मैं जानबूझकर घर देर से आया ताकि माहिरा सहन में हो और मेरी आंखों को मौका मिले। मैंने अंदर दाखिल होते ही उसे देखा। वो पौधों को पानी दे रही थी, मगर जैसे ही मैं आया उसने पाइप कोने में रखा और तेजी से कमरे में चली गई। और मैंने दीवार के साथ सर टिकाकर कहा, ये खेल मुझे कहाँ ले जा रहा है। उस रात मैंने ख्वाब में देखा कि वो मेरे करीब आ रही है और शरारत से मुस्कुराकर मेरा नाम पुकार रही है, शुएब मेरी तरफ देखो ना। मैंने घबराकर आंखें खोली तो पसीने में शराबूर था। मैंने खुद से कहा, शुएब ये वो आग है जो तुमको जलाकर राख कर देगी, मगर दिल ने फिर सरगोशी की, नहीं ये वो आग है जो मुझे जीना सिखाती है। मैंने करवट बदली और खुद को झूठे सुकून की लपेट में लेने की कोशिश की, मगर हकीकत यही थी कि माहिरा की खामोशी और मेरी बेकरारी अब एक ही कहानी का हिस्सा बन चुके थे, और मैं दिन रात इस कहानी के अगले मोड़ का मुंतजिर रहता था। अगले रोज संडे था और माहीन हर संडे शॉपिंग पर जाती थी।
मैं मौका देखकर माहिरा को ढूंढने लगा। किचन में बर्तनों की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मैंने अंदर कदम रखा तो देखा माहिरा काउंटर पर झुकी सब्जी काट रही थी। मैंने करीब जाते हुए कहा, माहिरा तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? कुछ बात भी कर लिया करो, कम से कम दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। वो चौंकी और हल्के से पलटी, फिर फौरन रुख मोड़कर सब्जी में मसरूफ हो गई। मैंने आगे बढ़कर चूल्हे पर रखी देगची का ढक्कन उठाया और कहा, लगता है तुम खाना अच्छा बनाती हो, खुशबू तो कमाल की है। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं मैं कुछ खास नहीं बनाती। मैंने मौका बनाते हुए कहा, नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें, बस अपनी खूबियां देखने की जरूरत है, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी बदल सकती हो। वो रुककर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ तुम अपने अंदर सारे दुख छुपा कर रखती हो और ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा और करीब होकर कहा, इंसान को कभी कभी किसी का सहारा चाहिए होता है। उसने जरा सख्त लहजे में कहा, आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैंने संजीदगी से कहा, शायद इसलिए कि तुम बहुत अकेली लगती हो और मैं चाहता हूँ तुम्हें एहसास हो कि कोई तुम्हें समझने वाला भी है। उसने होंठ काटते हुए कहा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैंने सर हिलाकर कहा, जरूरत सबको होती है, लेकिन कोई मानता है, कोई नहीं। तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। वो तेजी से पीछे हटी और कहा, आप मुझसे ऐसे बातें मत किया करें। मैंने हाथ खींचकर कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं खामोश रहूंगा, लेकिन दिल की बात दिल में दबाने से तकलीफ बढ़ती है। उसने रुख मोड़कर कहा, मुझे सुकून सिर्फ खामोशी में मिलता है। मैंने हल्का सा कहकर लगाया और कहा, अजीब बात है, तुम जैसी लड़की सुकून के लिए खामोशी को सहारा बनाए बैठी है, हालांकि तुम्हारे लफ्ज बहुत कीमती हैं। वो खफा होकर बोली, मुझे काम करने दे। मैंने कदम पीछे खींचे और कहा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी को अपनी बात सुनानी है तो मैं हमेशा यही हूँ। वो खामोश रही और मैंने किचन का दरवाजा अबूर करते हुए सोचा, शायद वक्त के साथ ये दीवारें टूट जाएं और वो अपने दिल का बोझ मेरे सामने रख दे, लेकिन फिलहाल वो हर बात को रोककर सिर्फ काम में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश कर रही थी। मैं अक्सर अपने दिल को बहला लेता कि मैं सिर्फ उसके दुख को समझना चाहता हूँ, सिर्फ एक हमदर्द बनना चाहता हूँ, मगर दिल के अंदर अच्छी तरह जानता था कि असल में मुझे उसकी खामोशी अपनी तरफ खींचती है। उसका ढका हुआ चेहरा, उसकी झुकी हुई नजरें और वो खामोश कदम जो पूरे घर में किसी को सुनाई नहीं देते मगर मेरी समातों में गूंजते हैं। एक दिन मैंने घर का सामान लाते हुए जानबूझकर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, माहिरा ये सामान मैं बाजार से ले आया हूँ, रख लो। उसने धीरे से जवाब दिया, रख दीजिए, मैं उठा लूंगी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर जाते हुए सामान जमीन पर रखते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी, तुम इद्दत में हो। वो खामोश हो गई। मैंने सामान रखकर कहा, देखो जिंदगी इतनी सख्त नहीं होती जितनी तुमने बना ली है, कभी किसी पर भरोसा करके देखो। वो सर झुकाए खामोश बैठी रही। एक दिन मैंने जानबूझकर पानी का गिलास मांगा। मैंने कहा, माहिरा जरा एक गिलास पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। वो किचन में गई और वापस आकर मेरे सामने गिलास रखा। मैंने गिलास लेते हुए जानबूझकर उसकी उंगली को छू लिया। वो चौंकी और फौरन पीछे हट गई। मैंने फौरन कहा, माफ करना, हाथ फिसल गया था। वो कुछ बोली नहीं मगर उसके चेहरे पर सख्ती थी। मैंने नरमी से कहा, देखो मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम इतनी उदास ना रहा करो। वो पहली बार जरा सख्त लहजे में बोली, आपको बार बार ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद तुम्हें लगता है कि मैं हद से ज्यादा बढ़ रहा हूँ, मगर हकीकत ये है कि मुझे तुम्हारी खामोशी तकलीफ देती है। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर नजरें झुका ली। मैंने मौका बनाते हुए कहा, माहिरा इंसान कभी कभार किसी के कंधे पर सर रख कर रो ले तो बोझ हल्का हो जाता है। तुम चाहो तो मुझ पर एतबार कर सकती हो। वो फौरन पीछे हटी और बोली, आप ये बातें मुझसे ना किया करें, मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। मैंने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, मगर याद रखना मेरी नीयत सिर्फ ये है कि तुम तन्हा ना रहो। मैं हर बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता रहा, कभी सामान लाकर, कभी पानी का गिलास मांगकर और कभी महज एक जुमले की आड़ में उसकी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करके। घर उस दिन गैर मामूली तौर पर खामोश
था। वहीं किसी अजीज के यहाँ गई हुई थी, बच्चे भी साथ थे और पूरे घर में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। मैं बैठे बैठे बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और फिर जाने कैसे दिल ने चाहा कि जरा किचन की तरफ जाकर देखूं। वहाँ माहिरा तन्हा बर्तन तरतीब दे रही थी। मैंने हल्की सी खांसी की आवाज निकाली तो वो चौंकी और फौरन चादर को संभालते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए शोएब भाई? मैंने कहा, पानी पिला दो जरा, हलक खुश्क हो रहा है। वो घबराहट के आलम में ग्लास भरने लगी और मैं करीब आकर खड़ा हो गया। मेरा साया उस पर ढलने लगा तो वो मजीद सहम गई। ग्लास पकड़ाते वक्त मैंने जानबूझकर उंगलियों को उसके हाथ से छुआ। वो जल्दी से पीछे हट गई और नजरें झुकाकर बोली, लीजिए, मुझे काम करना है। मैंने आहिस्ता लहजे में कहा, माहिरा, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम यहाँ अपनी बहन के घर हो, तुम्हें अपने आप को कैद कर लेने की जरूरत नहीं। उसने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, मैं इद्दत में हूँ, मुझे यूं ही खामोश रहना चाहिए और ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहिए। मैंने मसनूई संजीदगी के साथ जवाब दिया, तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि तुम मुसलसल सोचों के बोझ तले दब जाओगी तो कैसे संभालोगी खुद को? कभी कभी बात कर लेना दिल हल्का करने के लिए जरूरी होता है। वो कुछ नहीं बोली, बस बर्तनों को सेट करने में मसरूफ रही। मैंने बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे शोहर अच्छे इंसान थे, लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है? उसने लरजती आवाज में कहा, ये सब नसीब था। मैंने जरा झुककर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी पलकें लरज रही थीं, जैसे आंसू छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कहा, माहिरा, तुम मजबूत हो, लेकिन फिर भी अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो चौंक कर बोली, नहीं शोएब भाई, आप सिर्फ मेरे बहनोई हैं, आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहनोई होना ही तो असल सहारा है मेरा। मेरा भी हक है कि मैं अपने घर की औरतों का ख्याल रखूं। वो मजीद घबरा गई और रुख मोड़कर बर्तन धोने लगी। मैंने एक कदम और आगे बढ़ाया और हल्के से कहा, देखो, मैं तुम्हें सिर्फ हौसला देना चाहता हूँ, बस इतना कि तुम ये ना समझो कि तुम तन्हा हो। वो धीमी आवाज में बोली, मैं सब समझती हूँ, लेकिन कुछ फासले जरूरी होते हैं। मैंने उसके करीब खड़े होकर कहा, कभी कभी फासले कम करना भी जरूरी होता है, वरना इंसान अपने दुख में घुट जाता है। उसने थोड़ा पीछे होकर कहा, शोएब भाई, प्लीज आप जाएं, मैं काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाऊंगी। मैंने लम्हा भर उसे गौर से देखा और उसके कांपते हाथ, उसकी लरजती आवाज, सब कुछ मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रहे थे। मैंने अपने अंदर के शोर को दबाकर नरम लहजे में कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूँ। वो कुछ कहे बगैर खामोश खड़ी रही। मैं मुड़ गया, लेकिन दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। मैं जानता था मैं सिर्फ हमदर्दी का लिबादा ओढ़े हुए हूँ, जबकि असल ख्वाहिश कुछ और थी। मैं दरवाजे पे जाकर कुछ देर ठहरा, जैसे कदम आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हों, लेकिन दिल के अंदर एक और ही आवाज थी जो मुसलसल कह रही थी, शुएब, ये मौका अगर आज निकल गया तो फिर शायद कभी न मिले। मैंने पलट कर देखा तो वो अभी भी काम में मसरूफ थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा किचन के अंदर गया और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने चौंक कर सर घुमाया और कहा, आप अभी तक गए नहीं? मैंने दबे लहजे में कहा, जाने का इरादा था, मगर कदम रुक गए। वो घबराकर एक तरफ हटी और कहने लगी, शोएब भाई, जाएं प्लीज। मैंने आहिस्ता से कहा, बस एक लम्हे की बात है, मैं तुम्हारी तन्हाइयों को मिटाना चाहता हूँ। उसकी सांसों की रफ्तार तेज होने लगी। मैंने और करीब होकर कहा, देखो माहिरा, मैं जानता हूँ तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वो लरजते हुए बोली, प्लीज आप जाएं, कोई आ गया तो क्या होगा? मैंने उसके कानों के करीब झुककर कहा, घर बिल्कुल खाली है, आज सिर्फ हम दोनों हैं। ये जुमला सुनकर उसने दरवाजे की तरफ लपकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। वो हड़बड़ाती हुई मेरे सीने में आकर लगी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने अपना दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। खामोश माहिरा, बिल्कुल खामोश, वरना मुझसे ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी। वो कुछ देर मजामत के बाद रुक गई। मैंने उसके करीब होते हुए अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और उसके लबों से हल्की सी सरगोशी निकली, प्लीज शोएब भाई, ऐसा मत करें। लेकिन मैं अपनी चाहत के बोझ तले दबा जा रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और उसके लब कांप रहे थे
کچن کی خاموشی میں صرف سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں جانتا تھا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہنے سننے کے قابل نہیں، لیکن میں رکنے پر آمادہ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ سب کر ڈالا، جس کے بعد لمحہ بھر کو لگا زمین واقعی کام جائے گی یا آسمان پھٹ کر مجھ پر آن گرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بس کچن کی خاموش دیواریں میری گناہ کی گواہ بن کر کھڑی رہیں۔ میں ہانپتا ہوا پیچھے ہٹا اور فرش پر نگاہ پڑی تو وہ تھکن اور بے بسی کے عالم میں بے لباس، بال بکھرے اور سانسیں بے ترتیب لیے پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی، احتجاج کہیں گم ہو گیا تھا، مگر آنسوؤں کا نشان اس کی پلکوں پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سوچا، شعیب، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے اس کی عزت چھین لی، اس کا سہارا بننے کی بجائے اسے توڑ ڈالا۔ لیکن اسی وقت اندر سے ایک اور آواز نے کہا، سب کچھ ہو گیا ہے، اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، قدرت نے بھی پردہ ڈال دیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنبھالنے لگی اور لرزتی آواز میں صرف اتنا بولی، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے، مگر میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے نظریں جھکا لی اور چپ چاپ کچن سے باہر نکل آیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دن گزر گیا، مگر اس کے بعد ماہرہ کی خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی۔ وہ پہلے ہی اداس رہتی تھی، مگر اب جیسے اس کی زبان پر قفل لگ گیا ہو۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی، دروازہ بند کر لیتی یا کھڑکی کے پاس بیٹھی دور کہیں نظریں جما دیتی۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگتے ہوئے، مگر وہ بہن کے سامنے ایک لفظ نہ کہتی۔ اگر ماہین پوچھ بھی لیتی تو ہلکی سی مسکراہٹ بنا کر کہہ دیتی، میں ٹھیک ہوں، بس طبیعت بوجھل ہے، اور بات بدل دیتی۔ گھر کے باقی کاموں میں بھی وہ بس رسمی سا ہاتھ پٹاتی تھی، جیسے دل کہیں کھو گیا ہو۔ میں جب بھی سامنے آتا تو وہ نظریں جھکا لیتی، جلدی سے ایک طرف ہٹ جاتی یا پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کمرے میں چلی جاتی، اور یہی اس کا انداز میرے دل میں ایک انوکھی لہر دوڑا دیتا۔ ہر بار وہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتی، مگر اس کی یہی خاموش مزاحمت میرے لیے ایک نیا جواز بن جاتی تھی۔ ماہین کچھ سمجھ نہ پاتی کہ اس کی بہن کا یوں بدل جانا کیوں ہوا ہے، اور میں ہر لمحہ یہ ظاہر کرنے میں کامیاب رہتا کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، اور میں اپنے اندر ایک ایسا راز چھپائے رکھے ہوئے تھا جس کے بارے میں کسی کو خبر نہ تھی۔ اور یوں دن گزرتے جا رہے تھے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو، جبکہ دراصل سب کچھ بدل چکا تھا۔ چند ماہ یوں ہی گزر گئے اور پھر ایک دن گھر کے اندر وہ طوفان اٹھا جس کا کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ماہین نے پہلے پہل خود ہی محسوس کیا کہ مائرہ کی طبیعت بدلی ہے۔ ایک دن وہ بہن کے قریب کھڑی ہو کر آہستہ سے پوچھنے لگی، مائرہ تمہاری حالت کیوں ایسی ہو رہی ہے، کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ مائرہ کے لب کپ کپائے، مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور کہا، کچھ نہیں، بس کمزوری ہے۔ لیکن ماہین نے ضد کی اور اسی ضد میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ رپورٹ آئی تو جیسے زمین پیروں تلے سے نکل گئی، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ماہین کی آنکھوں میں یقین نہ تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی، یہ کیسے ممکن ہے، میری بہن ابھی عدت سے نکلی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر نے اسپاٹ لہجے میں کہا، یہ جھوٹ نہیں، حقیقت ہے، آپ کی بہن حاملہ ہے۔ گھر آ کر ماہین نے دروازہ بند کیا اور غصے سے کہا، مائرہ، یہ کیا سن رہی ہوں میں، لوگ کیا کہیں گے، تم نے یہ سب کیسے ہونے دیا؟ مائرہ نے روتے ہوئے بس اتنا کہا، باجی میری بات کا یقین کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مگر ماہین کی آواز بلند ہو گئی، میں نے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی، تمہیں اپنی عزت سمجھا، اور تم نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ شور آہستہ آہستہ پورے خاندان میں پھیل گیا۔ سب نے غصے سے کہا، ایسی لڑکی کا اس گھر میں کوئی حق نہیں۔ محلے والوں تک خبر پہنچی تو ہر زبان زہر اگلنے لگی۔ کوئی کہتا بیوہ عورتوں پر بھروسہ یہی انجام لاتا ہے، کوئی کہتا یہ شروع سے ہی ڈیڑھ تھی۔ خاندان کے لوگ اکٹھے ہوئے اور طنزیہ لہجے میں بولنے لگے، ایسی عورت کو ساتھ رکھنے کا مطلب ہے گھر کی عزت داؤ پر لگانا۔ مائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بار بار کہتی رہی، میں بے قصور ہوں، اللہ جانتا ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ کیا سب کے تانے تیروں کی طرح اس پر برستے رہے؟ ماہین روتی ہوئی کہتی رہی، مائرہ تم نے میرا سر جھکا دیا ہے، میں نے تمہیں ماں کی طرح سنبھالا تھا، لیکن تم نے سب کے سامنے میرا منہ کالا کر دیا، اور میں ایک طرف بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ خاموشی کی چادر روڑے ہوئے، جیسے میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو، ہر کوئی اسے بد کردار کہہ رہا تھا، اور وہ بس ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنے بے قصور
قصور ہونے کی دہائیاں دے رہی تھی مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ ماہین نے سخت لہجے میں کہا، ماہرہ تم نے ہمارے سر جھکا دیے ہیں، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ماہرہ نے روتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کہا، بہن میری بات سن لو، خدا کے لیے مجھ پر یقین کر لو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ماہین نے تلخی سے کہا، اب یقین کا سوال ہی باقی نہیں رہا، سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہے، تم نے ہمیں سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ ماہرہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تمہیں بتاؤ میں کہاں جاؤں گی؟ ماہین نے نظریں پھیر کر کہا، مجھے پرواہ نہیں، تمہیں جانا ہوگا ابھی اور اسی وقت۔ ماہرہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہ قدم ڈگمگاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی اور دھیمی آواز میں کہا، بہن میں نے ہمیشہ تمہیں سہارا سمجھا تھا، آج بھی آخری بار کہہ رہی ہوں، میں بے قصور ہوں، لیکن اگر تم یہی چاہتی ہو تو میں جا رہی ہوں۔ ماہین نے پیچھے دیکھے بغیر کہا، بہتر یہی ہے، دروازہ بند کر دینا اور کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ ماہرہ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر باہر نکلے، قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی اور پھر خاموشی پھیل گئی۔ میں ایک کونے میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا، دل کے اندر بے شمار سرگوشیاں تھیں مگر زبان بند تھی، صرف آنکھیں خالی تھیں اور سانس بوجھل، جیسے سب کچھ میری خاموشی کے ساتھ دفن ہو گیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شکر ہے ماہرہ چلی گئی، ورنہ ہر لمحہ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ اچانک کسی کے سامنے سب کچھ نہ کہہ دے اور میرا بنایا ہوا سارا بھرم ایک پل میں ٹوٹ کر زمین پر بکھر نہ جائے۔ میں نے اس کے جانے کے بعد سکون کا پہلا سانس لیا اور خود کو یقین دلایا کہ اب سب ٹھیک ہے، اب میرے گناہ کا بوجھ بھی اسی کے ساتھ رخصت ہو گیا ہے، مگر اندر سے جانتا تھا کہ یہ صرف خود کو بہلانے کا ایک طریقہ ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بوجھ میرا ہی تھا اور ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے رویے سے ایسا ظاہر کروں گا جیسے سب کچھ نارمل ہے، جیسے میری زندگی میں کوئی اندھیرا آیا ہی نہیں۔ میں نے جان بوجھ کر ماہین کے اور قریب زیادہ ہونا شروع کر دیا تھا، کبھی اسے کہتا، آج تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آؤ بیٹھو ذرا، میں پانی لے آتا ہوں، تو کبھی اس کے ہاتھ پکڑ کر نرم لہجے میں کہتا، تمہارے بغیر میرا گھر ادھورا ہے، تمہیں دیکھ کر ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ کبھی بچوں کے سامنے بڑے فخر سے کہتا، دیکھو تمہاری ماں کتنا خیال رکھتی ہے، یہ نہ ہو تو گھر کا نظام ایک دن بھی نہ چل سکے۔ وہ میرے ان جملوں پر مسکرا دیتی اور کہتی، تم بھی نہ بس تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہو، اور میں فوراً ہنستے ہوئے جواب دیتا، سچ کہہ رہا ہوں ماہین، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہو، تمہارے بغیر میرا کچھ نہیں۔ میں اس طرح ہر لمحہ اسے یقین دلاتا رہا کہ میرا دل اور دماغ صرف اس کے گرد گھومتا ہے، حالانکہ اندر کی حقیقت کچھ اور تھی، لیکن میں نے اتنی مہارت سے سب کچھ ادا کیا کہ وہ لمحہ بھر کے لیے بھی مجھ پر شک نہ کر سکی۔ زندگی واقعی ایک عرصے تک جیسے چین و سکون سے گزر رہی تھی، لیکن پھر چند ماہ بعد ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو میں لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ سامنے وہ کھڑی تھی، ماہرہ، گود میں ایک ننھا سا بچہ لیے، اس کی آنکھوں میں وہی لرزش تھی جو کئی مہینے پہلے میں نے دیکھی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں چاہا کاش یہ منظر خواب ہو جائے، لیکن حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اندر آئی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ بچہ شعیب کا ہے، جب میں یہاں سے گئی تھی اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن اب یہ بچہ خود ایک زندہ ثبوت ہے۔ چاروں طرف سکوت پھیل گیا۔ ماہین نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر میری طرف دیکھا اور غصے میں کانپتے ہوئے بولی، میں یہ کیا سن رہی ہوں شعیب، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، ماہین تمہیں کیا لگتا ہے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، ماہرہ بس مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ ماہرہ نے اونچی آواز میں کہا، ڈرامہ تو تم نے رچایا تھا شعیب، میری زندگی برباد کر کے آج سب کے سامنے معصوم بنے کھڑے ہو۔ ماہین میری آنکھوں میں جھانکتی رہی اور بولی، تمہارا پسینہ کیوں بہہ رہا ہے شعیب؟ اگر تم بے قصور ہو تو یوں ہچکچا کیوں رہے ہو؟ میں نے جھٹکے سے رومال سے ماتھا پونچھا اور بولا، کسی کو بھی ایسے حالات میں پسینہ آ سکتا ہے، یہ کوئی ثبوت نہیں ہے ماہرہ۔ ماہرہ نے آگے بڑھ کر بچے کو سب کے سامنے کیا اور بولی، دیکھو سب کچھ صاف ہے، یہ خون کا رشتہ ہے اور خون کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے فوراً کہا، صرف الزام لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب سازش ہے، میں جانتا ہوں ماہرہ انتقام لینے آئی ہے۔ ماہرہ نے تیز لہجے میں کہا، کون سا انتقام شعیب، کون سی دشمنی تھی میری تم سے؟ تم نے میری مجبوری کو استعمال کیا اور آج بھی اسی ڈٹھائی سے سب کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر رہے ہو۔
माहिन ने चीख कर कहा, खामोश रहो दोनों तुम। दोनों की बातों ने मेरा सर चकरा दिया है। मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। शुएब, क्या ये सच है या झूठ? मैंने झिझकते हुए कहा। माहिन, मैं कसम खा सकता हूँ ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माहिरा ने मेरे करीब आकर कहा, शुएब एक बात बताओ, क्या ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? आंखों में आंखें डालकर जवाब दो। मैंने निगाहें चुराकर कहा, नहीं मेरा नहीं है। वो चीख कर बोली, झूठ झूठ, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ सबके सामने डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने थोड़ी नरमी से कहा, टेस्ट की क्या जरूरत है जब सब कुछ झूठ पर मबनी है? तुम मेरा वक्त जाया कर रही हो सिर्फ। माहिन ने मेरे बाजू को जोर से पकड़कर कहा, शोएब तुम्हारा वक्त जाया नहीं, मेरा इत्तेमाद जाया हो रहा है। अगर तुम सच्चे हो तो क्यों डरते हो? मैंने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि मुझे सब बकवास पर कोई यकीन नहीं है और मैं अपनी इज्जत को यूं रुस्वा नहीं करना चाहता। मायरा हंसी और बोली, इज्जत रुस्वा तुमने खुद की थी शुएब, जब एक मजबूर लड़की पर हाथ डाला था। आज सबके सामने मैं सिर्फ सच बयान कर रही हूँ। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब तुम्हारा ड्रामा है और मैं किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बन सकता। माहिन ने धाड़ कर कहा, तुम दोनों की बातें सुन सुनकर मैं पागल हो रही हूँ। मैं अब सच के सिवा कुछ नहीं चाहती, या तो मान लो या टेस्ट करवा लो। मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी और खामोशी से बैठ गया। मेरी खामोशी पर उसकी नजरें और गहरी हो गई। माहिरा बोली, देख लिया बहन, इसकी खामोशी यही इसका जवाब है। मैंने फौरन कहा, खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता, बस मैं इन फजूल बहसों में नहीं पड़ना चाहता। माहिन ने तेज नजरों से घूरते हुए कहा, फजूल बहस या सच्चाई से भागना? शुएब, तुम्हें खुद समझ आ रही होगी। माहिरा ने बच्चे को थामते हुए कहा, एक दिन तुम्हारे सब झूठ टूट जाएंगे और यही बच्चा तुम्हारे चेहरे से निकाब खींच लेगा। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन बाहर से मैं अब भी मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। माहिन ने कहा, शुएब अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें डर किस बात का है? मैंने कहा, डर नहीं है, मगर इल्जाम का जवाब इल्जाम से नहीं दिया जा सकता। माहिन ने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, शुएब याद रखना, अगर ये सब सच निकला तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सी जगह बाकी नहीं रहेगी। मायरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा दिल पहले ही टूट चुका है, अब मेरा मकसद सिर्फ सच को सामने लाना है। मैंने सर झटक कर कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरे लहजे की कपकपाहट सब पर आया थी। मगर मैंने कोशिश की कि किसी तरह खुद को संभाल सकूं, मगर अंदर से मेरी दीवारें एक एक करके गिर रही थी। माहिन ने चंद लम्हों तक माहिरा की गोद में मौजूद बच्चे को गौर से देखा और फिर नजरें मेरी तरफ उठा दी। मैं जान गया था कि अब खेल खत्म होने को है, क्योंकि माहिरा का बच्चा नक्शे निगाहों में मेरा ही अक्स लिए सामने मौजूद था। लेकिन मैंने अपनी डिठाई का लिबादा ओढ़े रखा। मैंने मसनूई मासूमियत के साथ कहा, माहिन क्यों तुम उसकी बातों में आ रही हो? हमारी 10 साल की शादी में क्या कभी तुमने महसूस किया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? क्या कभी तुमने मुझे झूठ में पकड़ा है? मैंने अपनी आवाज भराई और चेहरे पर दुख का तासुर डाला ताकि वो कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं ये भी जानता था कि शक का बीज एक बार दिल में बो दिया जाए तो फिर उसकी जड़ें चाहे कितना ही जोर लगाओ नहीं कटती। माहिन मेरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगी और उसकी आंखों की सख्ती मेरे दिल को हिला रही थी। उसने कहा, नहीं शुएब, मैं अपने दिल में एक राय के दाने की बराबर भी शक रख कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो मेरी बहन है और तुम मेरे शोहर। अगर वो तुम पर इल्जाम लगा रही है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हकीकत जाने बगैर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारती रहूं। इसलिए अब सब वाज़ेह होगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हम अभी लैब चलते हैं, उसने हुक्म भरे लहजे में कहा और मेरे जिस्म पर पसीने की बूंदें उभर आईं। मैंने होंठ काट कर कहा, माहिन तुम हद से ज्यादा जज्बाती हो रही हो। लेकिन उसने मेरी बात काट दी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मजबूरी में मैंने भी कदम उठाया। माहिरा बच्चे को सीने से लगाए खामोशी से साथ हो ली। गाड़ी में बैठते हुए मेरा दम घुटने लगा। मैं सोच रहा था कि वहां पहुंचकर कैसे अपनी जान बचाऊं। शायद पैसों से स्टाफ की मुट्ठी गर्म कर लूं, शायद किसी तरकीब से मायरा को खामोश करा सकूं। लेकिन जब लैब के अंदर दाखिल हुए तो मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और मेरा सैंपल लिया गया और हमें इंतजार गाह में बिठा दिया गया। हर गुजरता लम्हा मेरे सीने पर पत्थर बनकर बैठ रहा था। माहिरा के चेहरे पर सुकून का अक्स था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो, जबकि माहिन बेचैन थी। वो हाथों की उंगलियां मरोड़ती जाती और घड़ी की सुइयों को घूरती जाती। उसके लब थरथरा रहे थे, जैसे कोई दुआ मांग रही हो।
کاش حقیقت وہ نہ ہو جو اس کی زندگی اجاڑ دے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ماہین دیکھنا یہ سب ڈرامہ نکلے گا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر بولی، شعیب دعا ہے کہ یہ ڈرامہ ہی ہو ورنہ میرا دل تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے مصنوعی اعتماد کے ساتھ سر ہلایا مگر دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ جب ایک ملازم آیا اور بولا، میم رزلٹ آ گیا ہے، تو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ میں نے لمحے بھر کو سانس روک لی اور سامنے وہ منظر ابھر آیا جب میں نے ماہرہ کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اب وہی لمحہ میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اچانک میرے سینے میں بائیں جانب شدید درد کی ٹیس اٹھی، جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو۔ میرا دل گھٹنے لگا، سانس رک رک کر آنے لگی اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ پھیل گئی۔ میرا ایک ہاتھ سینے پر جا کر رک گیا اور دوسرا بے اختیار کرسی کو پکڑنے لگا۔ ماہین نے گھبرا کر کہا، شعیب یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ ماہرہ بھی آگے بڑھی لیکن میری زبان سے صرف ایک کرہ نکل سکی۔ میری پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا اور میں نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی ہے اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئی۔ مجھے کچھ پتا نہ رہا اس کے بعد کیا ہوا، رزلٹ کس نے پڑھا، ماہین پر کیا قیامت گزری یا دونوں بہنوں نے کس طرح ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں بے خبر تھا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ مشینوں کی پیپ پیپ سنائی دے رہی تھی اور جسم کے ساتھ تاریں اور نلکیاں جڑی تھیں۔ میرے ارد گرد خاموشی کا راج تھا، نہ ماہین کی آواز تھی نہ بچوں کی کوئی ہنسی۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں مگر کمرہ خالی تھا۔ دل میں گھبراہٹ بڑھ گئی۔ میں نے بامشکل ہاتھ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر دیکھا، وہاں ایک لفافہ رکھا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا، کھولا تو اندر طلاق نامہ تھا جو ماہین میرے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لفظ ناچنے لگے اور دل کی دھڑکن جیسے پھر رکنے کو تھی۔ میں نے ہمیشہ سے خود سے کہا، شعیب یہ وہ انجام ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے لکھا تھا اور اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔